जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। साथियों, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 18 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी तैयार करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, आनंद ने या अशोक ने? तो किसने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कालाशोक ने। ठीक है, कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। साथियों, थोड़ा सा बौद्ध सभा के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक द्वारा किया गया था। 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। साथियों, प्राचीन काल से अब तक बौद्ध धर्म में कुल 6 परिषदें आयोजित की जा चुकी हैं। प्रत्येक परिषद के बारे में कुछ विवरण इस प्रकार हैं, आप थोड़ा सा धैर्य से समझिएगा। जो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी के सप्तपन्नी गुफाओं में आयोजित हुई थी। ठीक है, इसका आयोजन राजा अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की थी और प्रथम बौद्ध संगीति का जो उद्देश्य था वो बुद्ध की शिक्षाओं माने सूत्र और भिक्षुओं के लिए मठवासी अनुशासन और दिशा निर्देशों को संरक्षित करना था। ठीक है, और यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। यह जो पहली बौद्ध संगीति थी, सूत्र और विनय का पाठ क्रमशः आनंद और उपली नामक भिक्षुओं द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस परिषद में अभिधम्म पिटक का भी पाठ किया गया, मानी पहली जो बौद्ध समिति हुई थी उसमें। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहली बौद्ध समिति में। अब द्वितीय बौद्ध समिति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आइए समझते हैं। द्वितीय जो बौद्ध समिति थी वो 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। यह कालाशोक के संरक्षण में था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य विभिन्न उप विभागों के मतभेदों को सुलझाना था। ठीक है, और इस परिषद में महासांगिकों को प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया। इस कारण से इस परिषद को ऐतिहासिक माना जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, यह सम्राट अशोक के संरक्षण में था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों का विश्लेषण करना तथा उन्हें शुद्ध करना था। इस परिषद के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई समूहों को विभिन्न देशों में भेजा। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चौथी बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं 72 ईस्वी पूर्व में, जो कि लिखा जाता है कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में 72 ईस्वी में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। यह सम्राट कनिष्क के संरक्षण में था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और अशोक घोष ने की थी। इस बौद्ध परिषद का एजेंडा विभिन्न विचारधाराओं के बीच विभिन्न संघर्षों का समाधान करना था। इस परिषद के बाद बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय अलग हो गए। तो ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कौन सी बौद्ध समिति के बाद हीनयान और महायान संप्रदाय अलग हो गए, तो आपको आंसर करना है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, पांचवी बौद्ध संगीति 1871 में होती है। पांचवी बौद्ध संगीति म्यांमार के मांडले में आयोजित की गई थी, जिसे अब बर्मा कहा जाता था। ठीक है, जिसे अब बर्मा कहा जाता था। यह बर्मा साम्राज्य के राजा मिंडन के संरक्षण में था। पांचवी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जगर विवंश, नरिंद भिदज और सुमंगल सामी ने की थी। ठीक है, इस परिषद का उद्देश्य क्या था? इस परिषद का उद्देश्य समस्त बौद्ध भिक्षुओं को सुनाना तथा उनकी सूक्ष्मतम जांच करना था। इस परिषद को म्यांमार के बाहर बड़े पैमाने पर मान्यता नहीं मिली, क्योंकि बर्मा के अलावा किसी भी प्रमुख बौद्ध देश का प्रतिनिधि परिषद में भाग नहीं लेता है। और छठवीं बौद्ध संगीति कब हुई थी? 1954 में होती है छठी बौद्ध संगीति। पांचवी बौद्ध संगीति काबा अए यांगून रंगून म्यांमार बर्मा में आयोजित की गई। यह म्यांमार गणराज्य के प्रधानमंत्री यू नू के संरक्षण में था। ठीक है, ये थोड़ा सा 2 लाइन पांचवी बौद्ध संगीति में था। छठवीं बौद्ध संगीति यहाँ से देखिए,
छठी बौद्ध संहिता की अध्यक्षता महर्षि सयादव और भदंत विचित्र सरभिवंश ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग पेशेंट मत खोइएगा। ये प्राचीन से अब तक की बौद्ध संहितियाँ हुई थी। ठीक है, ज़्यादातर किताबों में 4 बौद्ध संहितियाँ ही मिलेंगी। ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक ही बौद्ध संहितियाँ माने 4 संहितियों के बारे में बताया गया है। तो ये टोटल संहितियाँ हुई थी। 5वीं बौद्ध संहिता का एजेंडा बौद्ध धर्म के प्रमाणिक धम्म और विनय को कायम रखना और संरक्षित करना था। एक विशेष महापासना गुफा का निर्माण किया गया, जो उस गुफा के समान थी जहाँ प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलराम शाह, आराम शाह। तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन गुलाम वंश के 8वें शासक नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। महमूद ने बलबन के कार्य से प्रभावित होकर इसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 में बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो किसकी अनुमति से स्थापित की थी अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री? तो जहांगीर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली थी। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में कारखाने खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा था। ठीक है, तो जहांगीर की अनुमति से कारखाना खुल गया, लेकिन भेजा किसने था? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को भेजा था अनुमति लेने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है ये बताना है। एनी बेसेंट, यंग इंडिया, ये समाचार पत्र हैं और इधर आरंभ करता है। महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। तो जो सही क्रम में सुमेलित है वो बीजी तिलक केसरी। ठीक है, ये सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं और भी। आरंभ करता है, समाचार पत्र हैं। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र आरंभ किया, और बीजी तिलक ने केसरी मराठा पत्रिका को समाचार पत्र, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली समाचार पत्र का आरंभ किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई माने सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 नवंबर को या 22 दिसंबर को? तो 22 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई माने सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस खगोलीय घटना को शीतकालीन अयनांत कहते हैं। इस घटना को अयनांत कहते हैं। इस दिन सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था, या कोपरनिकस ने कहा था, या टॉलमी ने कहा था, या स्ट्रैबो ने कहा था? किसने कहा था? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, और ऐसा कथन सबसे पहले कहा गया। ठीक है, अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक स्वर्ग में, उनकी पुस्तक का नाम है स्वर्ग, उसी में कहा था कि पृथ्वी गोल है, और 340 ईसा पूर्व में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, कोपरनिकस में या बाल्टिक सागर में? तो किसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं। बाल्टिक समुद्र के मामले में बाल्टिक समुद्र टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में नहीं है, बल्कि इसके बजाय बाल्टिक समुद्र में पाए जाने वाले बेसाथिक चट्टानों को ग्लेशियर द्वारा ले जाया जाता है, इसलिए बाल्टिक समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं। सभी सक्रिय ज्वालामुखियों का जो 60% टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा पर होता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में जब होते हैं तो सक्रिय ज्वालामुखी वहीं पर होते हैं। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय ज्वालामुखी का विस्फोट का हाल ही का इतिहास रहा है और उनके फिर से फूटने की संभावना है। एक उदाहरण माउंट एटना और स्टाम्बोली जो कि इटली में है, ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में देखो कौन कौन से आते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी बहुत लंबे समय से नहीं फूटा है, लेकिन भविष्य में फट सकता है। उदाहरण फ्यूजियामा जापान में है और क्राकाटोवा सुंडा में है। ठीक है,
तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। विलुप्त ज्वालामुखियों के भविष्य में फूटने की उम्मीद नहीं है, जैसे कि किलिमंजारो अफ्रीका में है, ये विलुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, और इसमें फूटने की उम्मीद नहीं है इसे। अगला प्रश्न है, अलमटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो किस नदी पर अलमटी बांध है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी आपका राइट आंसर होगा। अलमटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। यह एक बहुउद्देशीय योजना है। इससे प्राप्त जल का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई हेतु किया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है, कौन सा पौधा है? आर्किड है, देवदारू है, चीड़ है या यूकेलिप्टस है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो पाया जाने वाला पौधा है वो कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है आर्किड, ठीक है, आर्किड आपका राइट आंसर होगा। देखिए विकल्प में दिया गया आर्किड पौधा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। आर्किड के अतिरिक्त इस वन में ब्रोमोलिएट, शैवाल, लाइकेन नामक पौधे पाए जाते हैं। देवदार, चीड़ आदि शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन के पेड़ हैं, ठीक है। तो देवदार, चीड़ जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन के पेड़ हैं, बाकी आर्किड आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाने वाला पौधा है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? यूके, यूएसए, रूस या जर्मनी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है रूस, ठीक है, रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी 1955 में रूस की मदद से की गई थी, ठीक है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला तथा यूके के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला बना था और यूके के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट बना था, और रूस की सहायता से तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति? तो जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से मंत्रीगण किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर वो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, तब तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपालास्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी, बी.सी. रॉय? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है गोपालास्वामी आयंगर, ठीक है, इनकी रिपोर्ट पर आधारित था संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन का रिपोर्ट था वो। देखिए संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन एन गोपालास्वामी आयंगर के द्वारा वर्ष 1949 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ब्यूरो, ठीक है, ये 2 हुए, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज को संयुक्त किए जाने की बात कही गई है, ठीक है, इस रिपोर्ट में जो कि गोपालास्वामी आयंगर द्वारा वर्ष 1949 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय? तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय आपका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय जो है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। देखिए उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार त्रिआयामी है, जिसे संवैधानिक, दीवानी एवं फौजदारी मामले शामिल हैं। संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय यह अनुप्रमाणित करे कि अमुक मामलों में विधि के किसी सारवान प्रश्न व संविधान की व्याख्या का विषय अंतर्निहित है, ठीक है, तब जाके वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है। 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख? तो कितना कर दी गई है अधिकतम सीमा बढ़ाकर?
तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 16 लाख। ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर जो व्यय की अधिकतम सीमा वो 16 लाख कर दी गई है फरवरी 2011 में बढ़ाकर। ठीक है, 16 लाख रुपए। फरवरी 2011 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन व्यय की जो अधिकतम सीमा है उसको बढ़ाकर 16 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर जो व्यय होता था वो 10 लाख रुपए था। ठीक है, अब 16 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबद्ध है? सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, राज्यों के बीच कई सीमाओं का सीमांकन। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ठीक है, देखिए जो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 371 जे द्वारा जोड़ा गया, जो कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? खपत का, निजी लेखा निर्माण का, घरेलू पूंजी निर्माण का, औद्योगिक उत्पादन का। तो किसका भाग है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है खपत। ठीक है, कंज्यूम्ड। किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए अगर मक्खन घी तैयार कर रहे हैं तो वो खपत का भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन सी होती है? खरीदार, उद्योग, सरकार या फर्म। तो पूर्ण स्पर्धा में जो कीमत ग्रहीता होती है वो कौन सी होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है फर्म। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत ग्रहीता फर्म होती है। जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है तब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति आती है। ऐसी स्थिति में कोई एक फर्म या क्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को, 8 मार्च को। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 से 16 जून 1972 को सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन की प्रथम तिथि को ही वर्ष 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अलग अलग शहरों में विभिन्न विषयों के साथ मनाया जाता है। तो 1973 से मनाया जाने लगा है विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार, और 1972 से ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्था यहाँ पर है, माने कहाँ पर है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, कहाँ पर है? तो पुणे आपका राइट आंसर होगा, पुणे में है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र के पूना में अक्टूबर 1992 में की गई थी। यह संस्थान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबद्ध हैं? सरोद से, वीणा से, सितार से या वायलिन से। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है अमजद अली खान? तो सरोद आपका राइट आंसर होगा, सरोद से संबंधित हैं अमजद अली खान। पद्मश्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। वीणा से संबंध रखने वाले व्यक्तियों में जिया मोइनुद्दीन डागर, श्यामा सुंदरम तथा दोरे स्वामी आयंगर का नाम प्रमुख है। पंडित रविशंकर शाहिद परवेज खान तथा अनुष्का शंकर सितार से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा वीणा से कौन कौन संबंधित है, सितार से कौन कौन संबंधित है और सरोद से कौन कौन संबंधित है। ये आप लोग नाम, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों के मिले थे? भौतिक तथा रसायन के, रसायन तथा औषधि, भौतिक तथा औषधि, रसायन तथा शांति। तो
किन किन श्रेणियों में मिले थे? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है भौतिक तथा रसायन, फिजिकल एंड केमिकल के एरिया में मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई। वर्ष 1903 में इन्हें अपने पति पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए प्राप्त हुआ। जबकि वर्ष 1911 में रसायन के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विज्ञान की दोनों शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली वैज्ञानिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। तो किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो सिंगापुर आपका राइट आंसर होगा। सिंगापुर में तमिल भाषा बोली जाती है। सिंगापुर की जो मुख्य भाषा है वो तमिल है। अंग्रेजी, मलय और मंदारिन के साथ साथ तमिल सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रांची शहर किस नदी के किनारे है? सुवर्णरेखा, दामोदर नदी, फल्गु नदी या सोन नदी। तो रांची किस नदी के किनारे है? तो सुवर्णरेखा आपका राइट आंसर होगा। सुवर्णरेखा के किनारे स्थित है रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? लोहरदगा, रांची, संथाल, रामगढ़। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है लोहरदगा। लोहरदगा आपका राइट आंसर है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।